एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद क्या संजय राउत बीजेपी के प्रति नरम रुख दिखा रहे हैं? क्या बदल रहे हैं संजय राउत के सुर? उन्होंने तारीफ की फडणवीस सरकार के कुछ फैसलों की, उनका नरम रुख देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी दिखाई पड़ रहा है। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत लंबे समय तक जेल में रहने के बाद बाहर आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत पात्रा चावल घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। संजय राउत की जेल से वापसी पर उनके समर्थकों ने जगह जगह टाइगर इज बैक, शिवसेना का बाग आया, ऐसे पोस्टर लगाए हैं। हमेशा अपनी तीखी बयानबाजी के लिए मशहूर संजय राउत अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने रुख में नरमी को लेकर भी चर्चा में दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल जेल जाने से पहले संजय राउत जिस तेवर में फडणवीस और शिंदे सरकार को कोस रहे थे, जिस अंदाज में केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे, जेल से बाहर निकलते ही उनके सुर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमला नहीं किया है, उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति प्रदूषित हो गई है जैसे बयान भी दिए हैं। उन्होंने सरकार को पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अब कोई नहीं चाहता कि विरोधी जीवित भी रहे, इस तरह के आरोप भी लगाए। लेकिन इस सब के बीच में संजय राउत के बयानों में वो तेजी या वो तीखापन देखने को नहीं मिल रहा है जिसके लिए वो जाने जाते थे, खासतौर पर फडणवीस और बीजेपी को लेकर। तो क्या कोई नरमी है, एक सवाल खड़ा होता है। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। इसकी वजह से भी ये सवाल उठा। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। यह भी कहा गया कि वो जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने भी जाएंगे। अब सवाल यह है कि विपक्ष को तीखे शब्दों में आड़े हाथों लेने वाले राउत का रुख एकदम कैसे बदल गया। कहा जा रहा है कि सांसद का यह कदम भाजपा के साथ समाधान करने का एक प्रयास लग रहा है। संजय राउत के जेल जाने और फिर बाहर आने के बीच कई राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं, यह भी गौर करने वाली बात है। दरअसल जब संजय राउत जेल गए उससे पहले और उनके जेल से आने के बाद कई तरह की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार ने अब राज्य पर अपनी पकड़ पहले से मजबूत बना ली है। खास बात यह है कि पहले जब संजय राउत हमलावर थे तो विधायक टूट कर गए थे और उन्होंने एक के बाद एक एकनाथ शिंदे गुट पर कई आरोप लगाए थे। पैसा लेने का आरोप तो कई बार लगाया गया, लेकिन बाद में तो सांसद भी टूटकर शिंदे सरकार से मिल गए। इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि विधायकों को मिलाने के प्रयास किए गए, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की बात है। ये क्या शिवसेना की सचमुच नाराजगी है, इस बात के भी संकेत मिले। और इससे उद्धव ठाकरे बहुत कमजोर हुए क्योंकि संख्या बल के आधार पर शिंदे बहुत मजबूत दिखाई देते हैं। उनके साथ सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, स्थानीय स्तर के नेताओं को साथ में जोड़ा। अलग अलग राज्यों में जो प्रमुख थे शिवसेना के, विभिन्न राज्यों के, उनको भी साथ में जोड़ने में वो कामयाब रहे। ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के तमाम नेताओं में इस बात को जचाने या फिर उनको इस बात के लिए मनाने में सफलता हासिल की कि ये वो नेतृत्व नहीं है जो बाला साहब चाहते थे, इसीलिए हम शिवसेना को नए सिरे से खड़ा करेंगे। क्या संजय राउत इस बात पर भी गौर कर रहे हैं? ये कुछ सवाल खड़े होते हैं। जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत ने बीते दिनों कहा था, मैं किसी की भी आलोचना नहीं करूंगा, न ही किसी के खिलाफ बोलूंगा, फिर चाहे वो केंद्रीय एजेंसियां हों या सरकार हो। मेरी पार्टी और मैंने भुगता है, हम केवल विरोध करने के लिए ही किसी का विरोध नहीं करेंगे। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो हम प्रोत्साहित करेंगे और स्वागत करेंगे। मौजूदा शासन ने भी कुछ अच्छे काम किए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बयान था कि अभी जो सरकार चल रही है उसने अच्छे काम किए हैं और इस बयान को बहुत तेजी से आगे रखा गया था कि संजय राउत ने फडणवीस की तारीफ की है। उन्होंने कहा था, जो फैसले देश या राज्य के लिए सही हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लिए गए फैसलों का स्वागत करता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी जल्दी मिलूंगा। संजय राउत के तेवर कब तक नरम रहेंगे ये तो वक्त बताएगा। संजय राउत जेल में थे तभी शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर घमासान हुआ, यानी उद्धव गुट तीर कमान पर अपना कब्जा नहीं कर पाया। उद्धव गुट के हाथ से फिसलती राजनीतिक जमीन देखकर संजय राउत ने अभी अपने सुर नरम ही रखे हैं। लेकिन संजय राउत भी बाला साहेब के समय के राजनीतिक खिलाड़ी हैं। कहा जा रहा है कि वो कुछ दिन बाद वक्त और हालात समझकर फिर विपक्षियों पर निशाना साधने लगेंगे। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि आखिर वो बड़ी वजह क्या है जिसकी वजह से इनके सुरों में नरमी देखने को मिल रही है, और ये बहुत बड़ी संभावना भी दिखाई पड़ती है। संभावना यही है कि ईडी के शिकंजे के बाद अब वो अपने सुर और तेवर शिंदे सरकार के खिलाफ नरम ही रखेंगे, लेकिन ये एक संभावना है। इससे ज़्यादा बड़ी संभावना भी एक देखने को मिलती है। इसके अलावा उनके खिलाफ जारी मामला अभी बंद नहीं हुआ है। इसके ज़रिए वो केंद्रीय एजेंसियों को दूर रखना और भाजपा के साथ किसी तनाव से बचना चाह रहे हैं। उनका आगे क्या रुख रहता है ये तो आने वाला समय बताएगा। अब बड़ी बात यह कि क्या बड़ी वजह हो सकती, संभावना हो सकती। दरअसल बड़ी संभावना ये भी है कि बीजेपी के साथ में उद्धव ठाकरे यदि फिर से आते हैं तो ये ज़्यादा ताकतवर
गठबंधन देखने को मिलता है बनिस्बत इसके कि एनसीपी कांग्रेस के साथ में शिवसेना रहे। इसको बेमेल गठबंधन पहले से कहा जाता था। खुद उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि मजबूरी थी, हम बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया इसलिए मुझे महाविकास आघाड़ी में जाना पड़ा। अगर ये सचमुच मजबूरी थी तो ये मजबूरी इस बात की ओर इशारा करती है कि ये वो विचारधारा नहीं है, वो राजनीति नहीं है जो बाला साहब ठाकरे करना चाहते थे। वो एनसीपी और कांग्रेस से हमेशा परहेज करते थे, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। उद्धव ठाकरे कितने समय तक महाविकास आघाड़ी में बने रहेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर शिंदे की राजनीति अभी बगावत के बाद पनपी है, या उनके साथ जो विधायकों की संख्या है वो उनको महत्वपूर्ण बनाए हुए है। बीजेपी चाहती है कि जमीन पर जब शिवसेना की असली पहचान या शिवसेना के जो समर्थक हैं, वोटर्स हैं, वो बीजेपी के काम आए, और यही वजह रही कि समीकरण चलता रहा। पहले शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में थी, फिर देखते देखते धीरे धीरे बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई सीटों के लिहाज से। देखना होगा क्या शिवसेना इस बात पर कोई समझौता करती है कि वो एक छोटे सहयोगी के तौर पर बीजेपी के साथ कार्य करे। ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरह की बीजेपी की रणनीति अभी तक रही है, बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेती। एक बड़ा उदाहरण बिहार का है, नीतीश कुमार को साथ में लेने में बीजेपी ने कभी परहेज नहीं किया। आगे के लिए भी यही कहा जाता है कि अगर ऐसा कोई राजनीतिक समीकरण बनाना होगा तो बीजेपी इससे परहेज नहीं करेगी। 2024 का चुनाव उनके लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे में छोटे बड़े जितने भी सहयोगी उनके साथ में आते हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं। और उद्धव ठाकरे और बीजेपी का मेल बहुत दूर की बात नहीं दिखाई पड़ता। विचारधारा के लिहाज से दोनों एक ही राह के मुसाफिर दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल एक बड़ा मामला यह भी है कि संजय राउत अभी इस वक्त कानूनी पेचीदगियों में उलझे हुए हैं। संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल 1 अगस्त को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। 9 नवंबर को मुंबई की एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय राउत बुधवार शाम 6:45 बजे आर्थर रोड जेल से बाहर आए थे, और उनकी रिहाई के बाद मुंबई केंद्रीय जेल के बाहर उद्धव बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया था। अब बड़ी बात, क्या फिर करीब आएंगे भाजपा और शिवसेना? उद्धव ठाकरे ने भी भाजपा के लिए अपने तेवर नरम किए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बात सिर्फ संजय राउत की नरमी की नहीं है। उद्धव ठाकरे, संजय राउत क्या मिलकर फिर से प्रयास करेंगे कि अगर सत्ता में रहना है? राजनीति अहंकार की लड़ाई नहीं होती है, राजनीति बहुत सोचे समझे फैसलों के साथ चलती है आगे। यहाँ पर कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दोस्त भी नहीं है। सियासी समीकरण जिसके पक्ष में होते हैं या जो सत्ता में लाने के लिए कारगर होता है, ताकतवर होता है, वो काम का दिखाई पड़ता है। एकनाथ शिंदे की कहानी यही है। एकनाथ शिंदे जो नंबर 2 हुआ करते थे, या जैसे संजय राउत ने कहा कि अगर बीजेपी शर्त को मानती तो एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि शिंदे उद्धव बहुत दूर नहीं दिखाई पड़ते। बीजेपी शिवसेना का मेल फिर से हो जाए, ये बात दूर नहीं दिखाई पड़ती। बात है सत्ता की, बात है आगामी चुनाव में उतरने की। अब आगामी चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र की सियासत करवट लेगी। अब बात सत्ता परिवर्तन की नहीं है, अब बात इस बारे में है कि ये जो 2.5 साल गुजर गए उद्धव के, उसके बाद में अब शिंदे को मौका मिला है, इसके बाद में जब चुनाव में उतरेंगे तब क्या समीकरण होंगे। लेकिन ये चुप्पी तब तक है जब तक बीएमसी चुनाव नहीं हो जाते। ये तो तय माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे, बीजेपी, शिंदे गुट आमने सामने बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं शिवसेना के सामने, अगर उद्धव ठाकरे गुट की बात करें, उद्धव ठाकरे के सामने एक बहुत बड़ा मौका है जब वो अपनी ताकत को साबित करें और अपनी दावेदारी फिर से गठबंधन के लिए पेश करें। बहुत मुमकिन है कि इससे पहले बेवजह की बयानबाजी से संजय राउत भी बचना चाह रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।